नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। देश के लिए सेहत ज्यादा जरूरी है या इंडस्ट्री? यह सवाल इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 15 और शहरों में डीजल गाड़ियां बैन करने की सोच रही है और इस पर 4 बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने चिंता जताई है। अब ऑटो इंडस्ट्री नाराजगी जताए तो बात समझ में आती है क्योंकि उनके बड़े निवेश हुए हैं और बार बार किसी भी देश को अपनी पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन इस विषय पर पोल्यूशन पर एक्शन नहीं लेने वाली सरकार अब कैसे जागी है? एक तरफ हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आनंद गीते कहते हैं कि डीजल बैन से इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेतुका बताते हैं। वहां टोक्यो में वित्त मंत्री अरुण जेटली निवेशकों को इस मामले पर दिलासा दे रहे हैं, तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इस फैसले में समाज में तकलीफें बढ़ जाएंगी। लेकिन अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे बच्चों की तकलीफों का क्या? लंग कैंसर के खतरे का क्या? कहां पर संतुलन बनाया जाए और क्या डीजल बैन ही जवाब है? इस पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम के डायरेक्टर जनरल विष्णु माथुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। कार्नेशन के एमडी जगदीश खट्टर हमारे साथ हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ विमलेंदु झा, एनजीटी में वकील बालेंदु शेखर जो हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं इस केस में, कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सबका इस खास कार्यक्रम में। अब बालेंदु जी, क्योंकि आप कोर्ट में रहे इस पूरी प्रोसीडिंग के तौर पर, सरकार की क्या कानूनी दलील है इस बात पर? क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो बहुत नाराज है। उनका कहना है कि बार बार अगर आप पॉलिसी बदलेंगे तो हम यहां पर निवेश कैसे करें? देखिए, इस पूरे प्रकरण में जहां तक रही बात सरकार का, तो सरकार ने बहुत ही स्पष्ट रुख रखा है कि इस तरह के कोई भी आदेश आते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरी इंडस्ट्री और पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर इससे अफेक्ट होगी। और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो कि प्राइम ड्यूटी है पूरे इंडस्ट्री के वेलफेयर को देखने का और उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, और इस मिनिस्ट्री ने अपने तरफ से ये एप्लीकेशन लगाई कि इस तरह के कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार की जो पूरे पहलू हैं, पूरे पक्ष हैं और जो कुछ भी कहना चाहती है उसे भी ध्यान में रखें और उसके बाद कोई आदेश करें। और उस एप्लीकेशन के बाद ऑनरेबल एनजीटी ने भी बोला कि इस वक्त ऐसा कोई आदेश पारित नहीं होने जा रहा। उससे पहले उन शहरों के वातावरण की क्या वस्तुस्थिति है उसका अभी वो अवलोकन करेंगे और इस बाबत उन तमाम राज्यों से डाटा मांगे गए हैं और उसके बाद फिर पूरी चर्चा होगी और उसके बाद देखते हैं कि फिर कैसे बात सारी चीजें होंगी बालेंदु शेखर जी। लेकिन आप भी जानते हैं कि क्या हालत है शहरों की, पोल्यूशन के क्या लेवल्स हैं, और इसमें मूल सवाल है कि सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। विष्णु माथुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सियाम के फोन लाइन पर। विष्णु माथुर जी, स्वागत है आपका। इंडस्ट्री चिंता है, ये बात समझ में आती है, ये वांटेड भी है क्योंकि बार बार ये नियम नहीं बदलने चाहिए। लेकिन इस वक्त एक बात तो साफ है कि डीजल गाड़ियां विलेन बनकर निकल रही है सामने कि सबसे ज्यादा प्रदूषण इनसे होता है। देखिए, ये जो एक प्रदूषण की बात है, इसमें ये बहुत हाईली साइंटिफिक एक चीज है जिसको साइंटिफिक डेटा देखकर ही डिसीजन लिया जा सकता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात नहीं कर रहा, अभी हम एनजीटी के डिसीजन की बात कर रहे हैं, जो कि एक डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है जो कि हम गलत मानते हैं, उसको अगर आप और सिटीज में अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं बिना किसी डेटा के, बिना किसी एविडेंस के। अब आप ये देखिए कि अगर दिल्ली की आप बात करें तो जो डेटा आया है आईआईटी कानपुर की स्टडी से, वो कहता है कि सिर्फ 2% का जो प्रदूषण है वो पूरी गाड़ियों से होता है, सारी गाड़ियों से, जो पैसेंजर कार्स हैं उसमें से डीजल कार्स, और वो भी जो नई डीजल कार्स बन रही हैं BS4 स्टैंडर्ड की, वो 0.15% या 0.3% के करीब ही है। तो आप इसको विलियन कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी गाड़ियां जो है गवर्नमेंट का जो नॉर्म है, BS4 का नॉर्म है, उस सबको कंप्लाई करती हैं जी। तो जो भी हम गाड़ियां बनाते हैं जब वो एक गवर्नमेंट स्टैंडर्ड को कंप्लाई करती हैं तो उनको बैन करने से क्या फायदा? ये तो एक तरह से ये हो गया कि कोई देश में कोई लॉ नहीं है कि हमने एक लॉ बनाई है उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं फिर भी गाड़ियां बैन हो रही है। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल
ठीक है विष्णु माथुर जी, लेकिन इसमें देखिए ना, और टीएस जयशंकर से भी हम व्यू लेते हैं क्योंकि टोयोटा ने भी अपनी नाराजगी जताई है और खुलकर जताई है। जयशंकर जी, आप इस वक्त नॉर्म्स को वायलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि पोल्यूशन अब बर्दाश्त के बाहर है शहरों में और इसलिए कोर्ट इस मामले में आगे आ रहे हैं, तो क्या एक देश को अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना चाहिए? देखिए, हम सबको पोल्यूशन के मामले में बहुत कंसर्न है, क्योंकि हम भी सब दिल्ली में रहते हैं। पोल्यूशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये डेटा से ही मालूम चल सकता है और सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी से ही पता चल सकता है कि पोल्यूशन जो बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है। ओके। अगर आप बिना उस डेटा को नोट किए, बिना उस डेटा को समझे, अगर आप एक परसेप्शन और अजम्पशन के बेसिस पे किसी चीज को बैन करते हैं, तो उससे ना तो आपके पोल्यूशन में फर्क पड़ेगा, ना एयर क्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन किसी को नुकसान जरूर होगा। ओके। टीएस जयशंकर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, ये सवाल आपके लिए था। आ रही है जी, टोयोटा के कंसर्न्स क्या है? क्योंकि आप लोग अब कह रहे हैं कि आप भारत में अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीलुक करेंगे। जब इतना बड़ा एक मार्केट पोटेंशियल है, तो ऐसा बयान आप लोग क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बोला है कि ये विष्णु माथुर जी ने अभी बोला है बिल्कुल ठीक कि घड़ी घड़ी आप पॉलिसी बदलते रहेंगे तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमको भी मालूम है कि पोल्यूशन से हमारा भी बहुत कंसर्न है। तो जैसे माथुर साहब ने बोला है कि गाड़ियों का जो पोल्यूशन है सब पोल्यूशन से काफी कम है। तो हम लोग यूरो 4 की गाड़ी प्रोड्यूस करते हैं जो ये कंट्री का नॉर्म है, तो आप इनको बैन करेंगे तो कैसे बिजनेस करेंगे हम इधर? और ये 2000 सीसी मेरे को मालूम नहीं है किधर से आ गया। क्यों 2000 सीसी के ऊपर की गाड़ियां आप बैन कर रहे हैं? इससे क्या लिंक है 2000 सीसी का कि बड़ा गाड़ी है तो वो पोल्यूशन ज्यादा करता है? ऐसा कोई नॉर्म नहीं है कि बड़ा गाड़ी ही पोल्यूशन ज्यादा करता है। ओके। आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि बड़ा गाड़ी भी बहुत कम पोल्यूशन करता है आज। तो ऐसा, तो जैसे माथुर साहब ने बोला है कि सोर्स प्रोपोर्शनल स्टडी करना चाहिए और इसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। सो ऐसा यूनिलैटरल डिसीजन ठीक नहीं है। ओके। विमलेंदु झा भी हमारे साथ जुड़े हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। विमलेंदु झा, आपने ऑटो कंपनियों की दलील सुनी और एक बात तो साफ है, जो पॉइंट जयशंकर जी भी रख रहे हैं कि 2000 सीसी के ऊपर गाड़ियों पर बैन क्या एक इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसी गाड़ियां अमीर लोग खरीदते हैं और उनका पोल्यूशन कम बर्दाश्त हो रहा है? इसके पीछे तर्क क्या है? देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारी हवा प्रदूषित है या नहीं। एनजीटी जिसने भी ऑब्जर्वेशन किया है, ये एक इमरजेंसी मेजर है। एनजीटी ने कहा है कि हमें डेटा ही बताएगा कि हम कितने प्रदूषित हैं, हमारे शहरों की स्थिति क्या है। जी। जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल लॉबी कहती है कि इससे हमें बिजनेस में नुकसान होता है, वर्ल्ड बैंक का भी एक रिपोर्ट है जिसके तहत कहा जाता है कि एयर पोल्यूशन के कारण या पार्टिकुलेट मैटर की पोल्यूशन के कारण कम से कम 3% जीडीपी का जो है वो नुकसान होता है। लगभग 80 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान होता है। तो एक कुछ कॉरपोरेशन का नुकसान, वनस्पत लोगों के जीवन का नुकसान, मतलब दिल्ली एनसीआर में 80 लोग हर रोज प्रदूषित हवा के कारण मर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बिजनेस का लॉस है, लोगों के लाइफ का लॉस है, और दूसरी तराजू पे कुछ लोगों के मेक इन इंडिया या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नुकसान है। तो दोनों को वेट करना बहुत जरूरी है। मैं इस बात से पूर्ण तरह से एग्री करता हूं कि सिर्फ डीजल व्हीकल्स बैन करने से कुछ नहीं होगा, और शायद एनजीटी भी यही कह रही है। एनजीटी भी कह रहा है कि मुझे डस्ट का भी डेटा चाहिए, मुझे बस वेस्ट के बर्निंग का भी डेटा चाहिए, और मुझे वेहिकुलर पोल्यूशन और बाकी सोर्सेज का भी पोल्यूशन चाहिए का डेटा चाहिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां है कि ऑटोमोबाइल के लिए तो एक लॉबी है जो सब लोग यहां पे उनकी वकालत कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छ हवा और हमारे स्वास्थ्य का इस देश में कोई लॉबी नहीं है। तो वो समझना बहुत आवश्यक है कि प्रदूषण जो है वो सबको इफेक्ट करता है। बिजनेस सेकंड,
जी जी, जगदीश खट्टर आप इसमें आइए। जो पॉइंट विमलेंदु झा रख रहे हैं कि कहाँ है लॉबी स्वच्छ भारत के लिए, स्वच्छ सांस के लिए, प्रदूषण के खिलाफ वाली लॉबी कहाँ पर है? ऑटो इंडस्ट्री की लॉबी इनको नजर आ रही है। देखिए, पोल्यूशन सबको अफेक्ट करता है, तो ये कह देना कि ये ऑटो की लॉबी है, ये गलत है। ऑटो की लॉबी, आई थिंक मेरे से पहले जो मिस्टर विष्णु माथुर ने और मिस्टर विश्वनाथन ने दिया है, जयशंकर जी ने कुछ नहीं ऐड करना है। क्यों? जयशंकर जी ने दिया है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में भी डीजल गाड़ियों का तो 1% से कम है। अच्छा, तो इसमें कोई राय नहीं है। मुझे 2-3 चीजें और कहनी है। आई थिंक सरकार ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं या लेने जा रहे हैं, जिससे कि ऑटोमोबाइल का बहुत सा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक तो उन्होंने यूरो 6 2020 में कर दिया है, तो 3 साल के बाद आपको यूरो 6 की गाड़ियां मिलेंगी, 4 साल के बाद, जिसमें तो पोल्यूशन का नाम भी बहुत कम होगा। तो ये खाली 3-4 साल की है। दूसरा, जो मिस्टर गडकरी ने कहा है, वो कैबिनेट में ले जा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि 10 साल से पुरानी जो भी गाड़ी हो, ट्रक हो, स्कूटर हो, कार हो, जो भी हो, उसको इंसेंटिव देंगे, उसको स्क्रैप करिए, उसकी जगह पे नई गाड़ी लीजिए। और जो नई गाड़ी आएगी, पुरानी 10 साल से पुरानी गाड़ी जो मैक्सिमम पोल्यूशन करती है वो हट जाएंगे। वो नई गाड़ी आएंगी जो यूरो 4 की होंगी, यूरो 4 और 6 की होंगी। अच्छा, जहां तक ये डीजल की बात है, मुझे 2-3 चीजें कहनी है। आई मीन, ये कह देना कि लॉबी है, ये है डीजल। दिल्ली में, एनसीआर में, गाजियाबाद, फरीदाबाद एंड ऑल, डीजल जनरेटर कितना इंडस्ट्रीज में चल रहे हैं, कितने रेजिडेंशियल कॉलोनीज में डीजल जनरेटर चल रहे हैं। उनको बंद करवाइए, उनको बिजली दीजिए। वो जनरेटर का जो असर होता है वो गाड़ियों से कई ज्यादा है। लेकिन खट्टर तो साहब, उसको तो कोई बात ही नहीं करता है। मेरी बात सुन लीजिएगा। एक, मुझे 2 चीजें और कहनी है। दूसरा ये कहना है कि जो हमारा प्राइस डिफरेंशियल है 12 रुपए का, उसको क्यों नहीं कम करते हैं? अपना आप डीजल की कंजम्पशन कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। नंबर 3, जो हमारी अडल्ट्रेशन चल रही है डीजल में, आप जो कर लीजिएगा कारों में, इसमें टेक्नोलॉजी ले आइएगा। अडल्ट्रेशन के बारे में कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि अडल्ट्रेशन की लॉबी है क्या, इसीलिए। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सी और चीजें हैं, ये खाली एक लॉबी है जो डीजल के पीछे लग गई है और उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ना उसकी जस्टिफिकेशन है। ओके, बस मुझे एक बात कहनी थी खट्टर साहब कि आप सही कह रहे हैं कि डीजल जनरेटर से बहुत प्रदूषण भी फैलता है, लेकिन क्या ऐसा होगा कि हर जनरेटर को बंद करो फिर गाड़ियों की बात करें? क्या एक साथ इस पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए? क्या एक साथ चीजों पर काम नहीं होना चाहिए? और अगर चॉइस है डीजल एसयूवी और बेसिक बिजली के बीच में, तो कहाँ क्या चूज करेगी सरकार? लेकिन कुछ बहुत ही वैलिड पॉइंट्स आपने उठाए। बिजॉन मिश्रा, देखिए, आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट के नाते हैं इस कार्यक्रम में, और कंज्यूमर को दोनों चीजें इफेक्ट करती हैं। अगर उनके पास चॉइसेस कम है गाड़ियों के तो वो भी प्रॉब्लम है, और अगर प्रदूषण है तो वो भी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्या नजर आती है आपको इस वक्त? इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों की जो पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज्म है हमारे देश में, जो नीतियां बनाया जाता है, वो सारे मंत्रालय बैठकर एक साथ एक ढंग का नीति नहीं बनाते हैं जो उपभोक्ताओं के पक्ष में हो। इसलिए हम कहते हैं कि उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य और सुरक्षा अहम होना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी शुड बी पैरामाउंट, और सारे चीज देखते हुए विकास भी होना चाहिए, लोगों को चॉइस भी आनी चाहिए, लोगों के पास, उपभोक्ताओं के पास विकल्प होनी चाहिए। जैसे अभी जो चॉइसेस आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी लाएंगे और मॉडर्न व्हीकल्स लाएंगे, तो कंज्यूमर्स कैन गिव अवे देयर ओल्ड व्हीकल्स और उनको कॉम्पनसेट करेंगे, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। तो इस ढंग के नीति लानी चाहिए। इसी आज हमारे सबसे बड़ा दुख ये है कि एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से बात नहीं करते हैं, और जब नीतियां आते हैं तब हम लोग जग जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये तो उपभोक्ताओं के पक्ष का बात नहीं हुआ। तो उपभोक्ता मंत्रालय जो है, हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो तो एक कोने में पड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं। लेकिन आप देखिए, आप देखिए बिजॉन जी, और अब आते हैं जफर इस्लाम के पास, क्योंकि सरकार से रिलेटेड 3 क्वेरी आपके पास आए हैं जफर इस्लाम।
विमलेंदु झा ने भी पूछा कि सरकार क्या करेगी। जगदीश खट्टर कह रहे हैं कि आप इतना प्राइस डिफरेंशियल डीजल और पेट्रोल के बीच में मत रखिए, तो खुद ब खुद लोग डीजल गाड़ियां खरीदना इस तादाद में बंद कर देंगे। और बिजॉन मिश्रा कह रहे हैं कि कोई किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है सब मंत्रालयों के बीच में, लेकिन आपके 4 मंत्री खुलकर बोले हैं इस बात पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, डीजल गाड़ियों पर बैन नहीं होनी चाहिए। इतना कंसर्न आपको है इंडस्ट्री का, और अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रदूषण एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है? देखिए तमन्ना जी, 2 बातों को समझना पड़ेगा। एक तो प्रदूषण का प्रॉब्लम है, और जो प्रदूषण के प्रॉब्लम को ही ध्यान में रखते हुए, जैसा जगदीश ठक्कर साहब ने सही फरमाया कि BS6 जो हमने 2024 में लागू करना था, कंप्लाई करना था, उसको प्रीपोन करके पहले 2021, नाउ फर्दर इट हैज बीन प्रीपोन टू 2020। तो ये मसला जो भी है अगले 2-3 सालों का, 3 सालों का मसला है उसके बाद, और उसके लिए सरकार इस तरह से कमिटेड है प्रदूषण को कम करने के लिए कि 47,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं रिफाइनरीज में, ऑयल कंपनीज में उसको खर्च करना पड़ेगा, और उसके लिए सरकार कमिटेड है उस खर्च करने के लिए, इसीलिए कि प्रदूषण कम करना है। लेकिन आप तमन्ना जी ये देखिए कि ये सारी प्रॉब्लम सालों साल से जाफर इस्लाम जी, मैं आपको यहीं पे रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी जुड़े हैं। एक प्रकाश जावड़ेकर की बात सुन लेते हैं। जफर इस्लाम जी, जी जावड़ेकर साहब, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। हम इस वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बहस कर रहे हैं, और वो है डीजल गाड़ियों पर बैन। इस पर एनजीटी में अभी पूरा एक केस चल रहा है, समय दिया गया है स्टेट्स को अपनी डेटा देने के लिए, और इस बीच आपके कई सीनियर कॉलीग्स ने कैबिनेट में कहा है कि ये बिल्कुल एक गलत डिसीजन होगा। आपको इसकी डिटेल्स बखूबी पता है। डीजल पे बैन इस तरह से कोर्ट द्वारा लागू होना निश्चित रूप से गलत होगा, भारत के निवेश पर परिणाम होगा, किसी को लगेगा ही नहीं कि भारत में सेफ है। देखो, एक ग्राहक करके मेरा अधिकार है कि अगर 10 साल का किसी चीज पर बैन है कि 10 साल के बाद आप यूज नहीं कर सकोगे, तो ये मुझे खरीद करने के समय मालूम होना चाहिए। तो एनी बैन और रिस्ट्रिक्शंस विल बी फॉर फ्यूचर, यू कांट डू इट एज ऑफ टुडे इमीडिएटली, ऐसा नहीं कर सकते। और मुझे विश्वास है कि फाइनली कोर्ट के सामने जब सारे तथ्य और तर्क आ रहे हैं, तो उसके बाद कोर्ट भी एक समझदारी का निर्णय देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि देश की ग्रोथ स्टोरी में उनको भी तो इंटरेस्ट है। और जैसे चीफ जस्टिस ने कहा हमारे एक NS7 के मामले में कि टाइगर्स आर इम्पोर्टेंट बट सो ऑल्सो ग्रोथ, सो वी हैव टू टेक एडिक्वेट मेजर्स। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो आज पोल्यूशन का मुद्दा है वो 4 कारणों से है। धूल का कारण है, दूसरा वाहनों का कारण है, तीसरा औद्योगिक प्रदूषण है, और चौथा बायोमास बर्निंग है। तो ये कभी आज ही अचानक 2 साल में नहीं प्रदूषण तैयार हुआ है। बिल्कुल। आज मैं तो सबको सवाल पूछ रहा हूं कि ये 10 साल से हवा बिगड़ी है दिल्ली की और बाकी शहरों की, तो बदलती और बिगड़ती हुई हवा पर 8 साल क्यों नहीं चर्चा हुई? लेकिन आज सब जाग गए। मैं तो जागृति का स्वागत करता हूं। और इसलिए हमने, जैसे जगदीश ठक्कर जी बता रहे थे कि 47,000 करोड़ के निवेश से वहां हम यूरो 6 जिस बोलते भारत 6 मानक बोलते हैं, वहां जा रहे। वाहनों की क्वालिटी भी सुधरेगी, डीजल पेट्रोल की क्वालिटी सुधरेगी, वाहनों का प्रदूषण 90% पूरे देश भर में खत्म होगा। कितनी बड़ी स्टेप है। दूसरा, मैंने वेस्ट मैनेजमेंट रूल सारे बदल दिए हैं, उसमें नए सिरे से कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट रूल्स किए हैं। एक छोटा सा सवाल सर, आप सही कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए आपको एक कंसिस्टेंसी लानी चाहिए नियमों में, और आनंद गीते साहब ने भी ये कहा, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स हैं वो। लेकिन जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम जैसे दिल्ली में हुई, और विंटर का समय था इसलिए ज्यादा दिखा, इस विंटर में फिर से दिखेगी, इसलिए वो सारी घटनाएं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया। पर्यावरण मंत्री के नाते उस पर आपका कितना बड़ा कंसर्न है, और उसके लिए कौन चिंता कर रहा है? बहुत। हमने पहली दफा भारत सरकार ने इसमें अगुवाई करके जो 5 राज्यों का संबंध आता है दिल्ली के हवा पर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सबको इकट्ठा किया। मंत्रियों की 5 बैठकें हुई, हर 3 महीने में होती है। और उसमें पहले 3 महीने का प्रोग्राम बना, फिर 1 साल का बना, 3 साल का बना। कुछ न कुछ उसमें काम शुरू हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो खेत जलते थे उसमें पंजाब में 1 साल में 40% की कमी आई,
और हरियाणा में 20% की कमी आई। तो ये तो कुछ तो सुधार होता ही है। लेकिन रोज वाहन बढ़ेगा। अब हमने एक हाईवे का, एक बाईपास का लेग शुरू किया है, दूसरा अगले साल होगा और तीसरा तीसरे साल होगा, तो पूरा दिल्ली में न आने वाले व्हीकल को आना ही नहीं पड़ेगा। अब ये सवाल 8 साल जब हवा बिगड़ी थी तब कोई नहीं पूछ रहा था। अब हम एक्शन कर रहे हैं तो कोर्ट भी ऐसे आदेश करेगा तो प्रॉब्लम होगा। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, और ऐसे कंज्यूमर मुझे एक अधिकार है ग्राहक करके कि मुझे वाहन खरीदते समय मालूम होना चाहिए कि ये मैं 10 साल ही यूज कर सकता हूँ। जी, लेकिन जावड़ेकर साहब आज अगर देखें, और हमारे पैनलिस्ट पर एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, और ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो दिक्कत है 2000 सीसी का एक तरह का सिंबॉलिक बैन है दिल्ली में इस वक्त, लेकिन जो दिक्कत है वो पुरानी डीजल गाड़ियों की तरफ से है, खास करके जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। तो मुझे यही तो समझ, यानी मेरा सवाल आपसे है सर, तो क्या उस पर बैन लगाने की का एक जो हिम्मत वाला स्टेप है वो सरकार ले पाएगी कि ऐसी गाड़ियां जो लेवल के बाहर पोल्यूट करती है उनको आप कल से बंद कर दीजिए? देखो एक मिनट, हाँ, ये जो कल से बंद करने की बात है ना, ये 8 साल क्यों नहीं हुई, यही मेरा सबको प्रश्न है। क्यों नहीं एनवायरमेंटलिस्ट चर्चा कर रहे थे, क्यों नहीं कोर्टों में जा रहे थे, क्यों नहीं मीडिया उठा रही थी? तो ये भी एक वाजिब सवाल है। मोदी आने से हवा नहीं बिगड़ी है, तो मुद्दा यह, हमने तो उपाय शुरू किए। और दूसरा काम है कि अचानक ऐसा स्विच ऑफ स्विच ऑन जैसा पॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का वेस्ट मैनेजमेंट रूल करने से धूल का संकट 10% कम होगा। लेकिन सऊदी अरेबिया से निकलकर अगर धूल उड़ के अरबी समुद्र को पार करके मुंबई और पुणे तक पहुंचती है तो उसको नहीं हम रोक सकते। राजस्थान की लू चलती है, दिल्ली में आती है, उसको नहीं रोक सकते हैं। तो ये कुछ प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति है। और कुछ जो वाहनों का प्रदूषण हम कर रहे हैं 90% कम, हम दिल्ली के एड्रेसेस कर रहे हैं, तो बायोमास बर्निंग पर एक्शन ले रहे हैं। और हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, मुझे सबसे खुशी है कि 24/7 मॉनिटरिंग, और उसके सिवाय सारे इंडस्ट्री के पोल्यूशन के नॉर्म्स को हमने अपवर्डली रिवाइज किया है, यानी उसके मानक ज्यादा कठिन किए हैं। तो उससे पोल्यूशन लोड 20% कम होगा इंडस्ट्री का। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और कंप्लायंस करेंगे। तो ये स्टेप पहले जो 10 साल में नहीं लिए थे, हमने 2 साल में लिए हैं। और इसीलिए अब मुझे समझता है कि कोर्ट भी एक संवेदनशील ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और इसलिए जो हो रहा है उसको बढ़ावा देना, या अचानक, यानी जो लेटेस्ट डिजाइन के वाहन हैं जो प्रदूषण कम करते हैं उसको बैन करोगे, और पुराने, इसका मतलब आप चलाते रहोगे, क्या मतलब है? ओके, जावड़ेकर साहब, आपने बहुत विस्तार में और खुलकर हमारे जवाब दिए। हमारे पैनलिस्ट पे जो लोग हैं, क्या एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका आप सवाल लेंगे? वो एक पॉइंट रखना चाहते हैं? बिल्कुल, 1-2 सवाल जरूर लूंगा। ओके, विमलेंदु झा। जी, सबसे पहले ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि ये बीजेपी बनाम यूपीए नहीं है। तो उन्होंने 10 साल में क्या किया और आपने 2 साल में क्या किया, इसके बारे में ये चर्चा नहीं थी। आपने 2 साल में अच्छा किया, उन्होंने 10 साल में क्या, इसके बारे में विचार रखना, तो इसमें कॉन्स्पिरेसी सोचना अच्छी बात नहीं है। साथ ही साथ ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोर्ट कोई बात रखती है, पर्यावरण के बारे में सोचती है, जो कि आपकी जिम्मेदारी है। डीजल से अगर दिल्ली पिछले नवंबर में सबसे प्रदूषित शहर बना था, वो आपके कारण बना था, आप लोगों के कारण बना था, हमारे पॉलिटिकल क्लास और हमारे एग्जीक्यूटिव के फेलियर के कारण बना था। तो जिम्मेदारी आप सबों की बनती है कि हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स में 999 पे पहुंचे थे। जब आप जीडीपी और नुकसान की बात करते हैं तो 3% जीडीपी, ये हमारा सवाल रखिए फिगर नहीं है, लगभग 3% जीडीपी का होता है। तो मेरा ये कहना है कि निवेश के ऊपर, पर्यावरण मंत्री के नाते मुझे आपसे पर्यावरण के प्रति प्रेम और स्नेह चाहिए, ना कि निवेश के प्रति। और उसकी व्यवस्था के लिए आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। ओके, जी जावड़ेकर साहब। सारी रामायण बताने के बाद कुछ लोग समझते नहीं कि सीताराम की कौन थी, तो उसको नहीं कुछ कर सकता।
हमने वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को ये किया, हमने पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को कठिन किया, हमने कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट रूल्स पहली दफा लाया, हमने एक बड़ा फैसला लेकर 60,000 करोड़ के निवेश से भारत 6 मानक पर जाने का निर्णय किया, हमने बाईपासेस पहला कंप्लीट किया और 2 साल में दूसरे 2 बाईपासेस पूरे हो गए, हमने 5 राज्यों को इकट्ठा करके काम शुरू किया, हमने देश भर में ये किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, 2007 से दिल्ली की तबीयत बिगड़ रही थी हवा की। दुर्भाग्य से आप सब लोग उस समय कहाँ थे, मुझे अगर दिखते तो बड़ा आनंद होता। ओके, बिजॉन मिश्रा कंज्यूमर एक्टिविस्ट है हमारे साथ, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं जावड़ेकर साहब, प्लीज। जी बिजॉन मिश्रा। मंत्री जी, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप कहे कि आप कंज्यूमर हैं, लेकिन कंज्यूमर होते भी आप अब एक पार्लियामेंटेरियन हैं जो कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पे ला सकते हैं, तो क्यों नहीं ऐसा कानून ला रहे हैं कि वो अनिवार्य करें कि सामान बेचने के समय हमारे सारे इंडस्ट्री ये प्रॉमिस करें कि ये प्रोडक्ट कितने साल तक हम रख सकते हैं और उसका डिस्पोजल हम कैसे कर सकते हैं आफ्टर द नंबर ऑफ इयर्स विच इज केप्ट। आज के दिन में हमारे देश में कोई कानून नहीं है इसके लिए। आज उपभोक्ताओं को आप कुछ भी बेच दीजिए, कोई आफ्टर सेल्स का कोई भी कानून नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई भी बाइंडिंग्स नहीं है, आप कुछ भी बेच दीजिए। तो आप कंज्यूमर होते हुए एज अ पार्लियामेंटेरियन आप क्या करेंगे ये बताइए। ओके जी, यही मैं बता रहा हूं कि लाइफ साइकिल हर प्रोडक्ट पर लिखते होते हैं, वारंटी भी उसी समय की होती है, लेकिन लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ज्यादा समय के लिए, यह अपनी आदत है। अब उसको कानूनन बंधन करना ये एक अच्छा सुझाव है। और आपको पता नहीं है, एक मिनट गडकरी जी ने जो कहा, जिसको समझना है वो समझ सकते हैं कि पहली दफा ये सरकार कह रही है, किसी सरकार ने नहीं कहा, पहली दफा कह रहे कि आप पुराने व्हीकल बदलो, उसके बदले आपको 1,00,000-1.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। ये एक स्कीम के तहत लाने का प्लान और योजना और कार्यक्रम नीति इस सरकार ने ली है। तो मुझे लगता है कुछ अच्छी चीजों को अच्छा कहना भी अच्छा होता है। कब तक होगा? थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जावड़ेकर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब 10 साल रुके, अब 10 महीने। थैंक यू जावड़ेकर जी। तो 20 साल रोके। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ये कहते हुए कि और भी चीजें हैं जिससे प्रदूषण फैलता है और 2000 सीसी के ऊपर वाली जो डीजल गाड़ियां उनको टारगेट करना सही नहीं है, वो शायद एक सिंबल भी था। आलोक शर्मा जी, आपके पास अब आते हैं। ये देखिए एक पॉइंट जो जगदीश खट्टर ने रखा कि किस तरह से प्राइस डिफरेंशियल ने इसमें एक रोल अदा किया है। आप अगर देखें 2008, और ये सियाम का ही डेटा मैं बता रही हूं, 2008-9 में डीजल कार मार्केट जो था भारत का, यानी जितनी गाड़ियां उसमें से डीजल का हिस्सा करीब 21% था। 2011-12 तक ये 28% हो गया और 2012-13 तक ये 40% हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम में अंतर बढ़ता गया। डीजल में माइलेज भी अच्छी मिलती है, तो एज अ कंज्यूमर मैं डीजल क्यों ना लूं अगर ये मेरे लिए एक ऑप्शन है। पोल्यूशन के बारे में सोचना तो सरकार का काम है और तब आपकी सरकार थी। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को 2 मिनट और रोकते आप तो बहुत अच्छा रहता। नहीं, जफर इस्लाम है हमारे, जफर इस्लाम है हमारे साथ आपके सारे जवाब देने के लिए। कोई बात नहीं, जरूर। वो पूरे पैनल को अज्ञानी बताकर चले गए। ऐसा अहंकार मैंने अभी तक किसी मंत्री में नहीं देखा कि सभी लोग अहंकारी हैं, सभी लोगों के अंदर किसी को कोई ज्ञान नहीं है। मैं समझता हूं ऐसा व्यवहार ठीक नहीं था, फिर भी क्या चले गए। 2 वर्ष तक उनकी सरकार है। मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए ना, आप सुनिए ना जवाब। मैं तो पहले भी सवाल करना चाह रहा था, आपने उत्तर नहीं सुना। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो सही। जवाब दे रहे हैं। छोटे भाई हैं, उनमें ज्यादा अहंकार था, आप में कम है। सुन लीजिए जरा, मैं केवल ये कह रहा हूं आपको, आपने कहा डीजल और पेट्रोल के प्राइस आप लोगों में और इसका नतीजा है कि नहीं, ये देखिए, लेकिन जो मूल सवाल है जफर साहब, आपके पास भी सवाल आता है कि जो उन्होंने नहीं किया वो आपने भी चेंज नहीं किया। जी आलोक शर्मा जी, मैं मूल सवाल पर आया हूं। आपने डीजल कारों को इम्पेक्टस दिया, आपने टोयोटा जैसी कंपनियों को इम्पेक्टस दिया कि वो अपने प्लान बदले, ज्यादा डीजल कारें बेचे, बनाए भारत में, और आज जब बर्दाश्त नहीं हो रहा है प्रदूषण तो हम उठकर कह रहे हैं कि बंद करो। इनकी क्या गलती थी? मैं समझता हूं कि
देखिए, मैं समझता हूं कि थोड़ा संजीदगी से मेरी बात सुनिए कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को सेम नहीं रखा जा सकता है। डीजल एक ऐसी कमोडिटी है जिसका असर इन्फ्लेशन पे आता है, जिसका सीधा असर एग्रीकल्चर पे आता है। डीजल हमेशा से पिछले 1 साल पहले तक सब्सिडाइज आइटम रहा है, जिसके ऊपर सरकार सब्सिडी देती रही है ताकि इन्फ्लेशन ना हो, किसानों को डीजल सस्ते दामों पर मिले। पेट्रोल और डीजल के प्राइस को समान रखना मुझे नहीं लगता, लेकिन आज डीजल और पेट्रोल दोनों के भाव जो हैं वो मार्केट पे आ गए हैं, तो अब वो सवाल समाप्त हो गया है कि उनके प्राइसेस को मैच क्यों नहीं किया जा रहा है। मेरा दूसरी चीज है, मैं जानना चाहता हूं, अगर बीजेपी की सरकार ने पेट्रोल डीजल की बात पर जगदीश खट्टर पॉइंट रखना चाहते हैं, उसको आप पहले सुन लीजिए। जी जगदीश जी। देखिए, डीजल की सब्सिडी नहीं है इस वक्त, जहां तक कंपनी है ऑयल कंपनी। अरे सब खट्टर साहब, मैंने स्वयं कहा कि 1 साल पहले तक जो है सब्सिडी थी उस पर या नहीं थी। 1 साल बीजेपी की सरकार ने आके 1 साल पहले ही उसको मार्केट वैल्यू पर छोड़ा है। क्या उससे पहले डीजल में सब्सिडी नहीं थी? हाँ या ना बता दीजिए मुझे। नहीं, वो दूसरा पॉइंट रख रहे हैं, दूसरा पॉइंट रख रहे हैं। सुनिए, आलोक, मैं ये कह रहा हूँ आप किसी को बोलने नहीं देते हैं, सुनने का थोड़ा टॉलरेंस रखिए। ओके, वो सुन रहे हैं। जी जगदीश खट्टर जी। क्वेश्चन ये है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जहां तक सेलिंग प्राइस है वो ऑयल कंपनीज की वही है, खाली सरकार पेट्रोल पर 12 रुपए ज्यादा टैक्स लगाती है। तो इसमें सब्सिडी देने की बात नहीं है। डीजल में सरकार एक्स्ट्रा पैसा ले रही है पेट्रोल पर लगा के, पहले डीजल सब्सिडाइज आइटम शर्मा जी, आप उनकी जवाब दे दीजिए मुझे। क्यों वो हाँ नाम पे जवाब दें? क्योंकि आपकी कंपनी मारुति जो है वो बड़े डीजल इंजन नहीं बनाती है। एक मिनट, इसलिए एक तो खट्टर साहब अभी मारुति को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बता दीजिए क्या 1 साल पहले तक डीजल के ऊपर और वो रिफ्यूज। आलोक शर्मा जी, आप उनके पॉइंट को सुन नहीं रहे हैं। आई एम सॉरी, आई हैव टू कम इन एंड से दिस। आप उनके पॉइंट को सुन ही नहीं रहे। वो खुद कह रहे हैं कि 1 साल पहले तक सुना है उनका, 1 साल पहले तक डीजल हट गई थी, लेकिन गैप अभी भी है ना, क्योंकि आप टैक्स से ज्यादा लगा रहे पेट्रोल पर, तो एक कंज्यूमर को उसका प्राइस डिफरेंस तो लग ही रहा है। भाई बीजेपी की सरकार को आए 2 साल हो गए, वो टैक्स घटा देने चाहिए थे ना। पूछेंगे हम क्यों नहीं हटाया इन्होंने? आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं तमन्ना जी मेरी बात को समझिए आप। डीजल हमेशा से, क्योंकि वो इन्फ्लेशन पर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, डीजल हमेशा से एक इनडायरेक्ट सब्सिडी का मेथड रहा है, तो डीजल के ऊपर हमेशा से इसलिए सब्सिडी दी गई है और सारी सरकारों ने दिया, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, किसी नहीं हटाया। लेकिन आज मुद्दा ये है कि आप अपनी बातों को, क्या वो डाटा जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो सरकार जो है, क्या केंद्र की सरकार कोर्ट में रख पाई? नहीं। प्रकाश जावड़ेकर साहब बहुत लंबा चौड़ा भाषण देकर चले गए। अरे सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी आपको पिछले 6 महीने में 4 बार फटकार लगा चुकी है और आप अपने आप को इतने अहंकार वश कह रहे हैं कि आपने पर्यावरण आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं, भाषण देकर चले नहीं पूरी जो, अरे भाई आज भी के ऊपर बनती है कि एमसी मेहता का केस जब चल रहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जब एमसी मेहता का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 10-15 साल पहले क्लियरली बोला था कि जो भी 15 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियां वो हटनी चाहिए। उस दिशा में आपके तरफ से क्या कार्रवाई हुई, क्या हुई? और आज की स्थिति में जाहिर सी बात है कि सरकार बड़ी संजीदा है, तभी हम लोगों ने ऑन आवर ओन हमने ये एप्लीकेशन लगाई और उसके बाद सरकार अगर संजीदा है तो पॉल्यूशन के लेवल घटने चाहिए ना। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कोर्ट को फटकार नहीं लगानी चाहिए सरकारों को। इसलिए एनजीटी रोज फटकार लगा रही है, सरकार संजीदा है। हर चीज में राजनीति नहीं होती, करेंगे इस बात को। हर चीज में बताइए ना आप मुझे। जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं। जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं। बताइए ना सरकार के। आप आलोक शर्मा के सवाल का जवाब जफर इस्लाम दे रहे हैं। आप आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं राज्य सरकारों को। जफर इस्लाम एक मिनट, आंकड़े नहीं दे रहे हैं, नॉन अवेलेबल वारंट निकल रहे हैं और सरकार संजीदगी से काम कर रही है। बड़ी अजीब बात। जफर इस्लाम एक मिनट, बालंदर शेखर जी एक मिनट, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं। पर्यावरण मंत्री स्वयं कह रहे हैं। ओके आलोक शर्मा जी, आपके सवाल को हमने सुना। आलोक जी जरा सुनने की भी क्षमता रखिए। रुक जाइए, सब रुक जाइए। आपने 3 बार आपने सवाल दोहराया। आलोक शर्मा जी 3 बार आपने सवाल दोहराया, उसको जवाब देने दीजिए। जी जफर इस्लाम। ओके, दिल्ली के अंदर उन्होंने पिछले 2 साल में कौन सा कदम उठाया पॉल्यूशन को कम करने के लिए? शेखर और आलोक शर्मा प्लीज आप किसी और की बात सुन लीजिए। जी जफर इस्लाम संक्षेप में रखिए प्लीज। जी देखिए तमन्ना जी, आलोक शर्मा जो है
इसलिए इस तरह से परेशान हो रहे हैं और बौखला रहे हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जिस तरह से आज काम कर रही है, हमारे सरकार जावड़ेकर साहब ने पूरी तफसील दी कि किस तरह के इनिशिएटिव ले, वो उनके पूरी दुनिया को मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट किस तरह से फंक्शन करेगी यूपीए में और किस तरह से लोगों को उसके बाद रमेश जी आए और जयराम रमेश ने क्या किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, पूरी दुनिया को मालूम है। ये आलोक शर्मा जी, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप कितना छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। आपको एक चीज बता दें, बीजेपी और कांग्रेस आज इस डिबेट में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? आप हिस्सा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप सरकारें चला रहे हैं अलग अलग राज्यों में और आप रूल्स बनाते हैं जिससे प्रदूषण कंट्रोल हो या ना हो। इस लिहाज से आप इस डिबेट पर हैं। प्रदूषण का कोई राजनीतिक रंग नहीं होता, वो इक्वली सबको इम्पैक्ट करता है, इसलिए इसको डिरेल मत कीजिए, पॉलिटिकल डिबेट मत बनाइए। हम लौटेंगे इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, ऑटो इंडस्ट्री की बात करेंगे, जाएगा नहीं। 2000 सीसी इंजन के ऊपर डीजल गाड़ियों पर जो बैन दिल्ली में लगी है, क्या वो और 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भी फैल सकता है? क्या वहां पर भी लागू हो सकता है? इस पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल विचार कर रही है। कुछ दिन पहले कोच्चि में उन्होंने ऐसा बैन लगाया था, वहां की बेंच ने, एनजीटी बेंच ने, लेकिन उसे हाईकोर्ट ने पलट दिया। अब सवाल है कि ऐसे में इंडस्ट्री एक तरह से पैनिक में आ गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का नियम बनेगा भारत में, वो कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स करें, कैसे वो आगे अपने बिजनेस चलाएं। हमारे साथ एक मेगा पैनल जुड़ा हुआ है, टीएस जयशंकर साहब भी है टोयोटा के तरफ से। जयशंकर साहब, आपने अभी तक जो पूरी बहस सुनी, उसमें एज एन इंटरनेशनल कंपनी सबसे बड़ा क्या कंसर्न है आपका? क्योंकि प्रदूषण हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, दुनिया के बड़े देशों के सामने ये समस्या है, लेकिन भारत इसको कैसे टैकल कर सकता है? देखिए, हमारा भी, हम ये नहीं कह रहे कि प्रदूषण हमारा प्रॉब्लम नहीं है, पर हम भी प्रदूषण से बहुत कंसर्न है कि हम भी चाहते हैं कि दिल्ली और रेस्ट ऑफ द कंट्री में प्रदूषण कम हो जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप एक पॉलिसी बनाइए कि कैसे उसको रिड्यूस करें। ऐसा नहीं कि एक दिन आप उठ जाएं और बोल दें कि कल से प्रदूषण कम होना चाहिए, ये नहीं हो सकता ऐसा। तो ऐसा तो हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि आप रोड मैप बनाइए इसका कि कैसे पोल्यूशन गाड़ी से अकेला नहीं है, बहुत चीज है पोल्यूशन में, डस्ट है, कंस्ट्रक्शन है, बायोमास है, बहुत डिस्कस किया हम लोगों ने। तो इस सबको कैसे रिड्यूस करने का एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाना चाहिए। ये कहना है ये 2000 सीसी के ऊपर ही गाड़ी पोल्यूशन करता है, बाकी तो कोई कुछ करता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट डालते हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट देते हैं सबको कि आप, हम ये नहीं बोल रहे कि आप कल आप ये हाइब्रिड गाड़ी लाने का एक स्कीम बनाइए, इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने का स्कीम बनाइए, बिल्कुल बनाइए। बिल्कुल, टोयोटा दुनिया भर में ऐसी गाड़ियां बना रही है। दैट्स अ फेयर पॉइंट। टोयोटा दुनिया भर में ऐसी गाड़ियां बना रही है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एक रेंज है दुनिया भर में। जफर इस्लाम के पास में जाऊंगी इस पॉइंट के साथ। आप देखिए, हमने एक सवाल पूछा था ब्रेक के पहले कि क्या ऑटो इंडस्ट्री की लॉबी के दबाव में दिख रही है सरकार, क्योंकि आपके सारे मंत्री एक सुर में कह रहे हैं कि ऐसा मत होने दो। 2000 सीसी वाले डीजल इंजन पर अपने आप में बैन लगाने का एक तर्क सही में समझ में नहीं आता, लेकिन क्या कोई स्टेप्स आप ले रहे हैं? जैसे कि जयशंकर साहब कह रहे हैं, आप हाइब्रिड कार्स को उस तरह का एक प्रोत्साहन दीजिए, ऐसे आप रूल्स नियम बनाएं। आप दूसरी तरफ को भी तो देखिए। देखिए तमन्ना जी, कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं होता, सरकार अपना काम करती रहती है, लेकिन ऐसा कोई भी कानून या कोई डिसीजन आ जाए सडन, जो बहुत सडन हो, नी जर्क हो, उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडस्ट्री होती है और जो भी लोग उससे जुड़े हुए उनको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है। लेकिन हिंदुस्तान का मार्केट बहुत बड़ा है और जैसा हमारे वित्त मंत्री ने कल कहा भी था जापान में कि हिंदुस्तान का मार्केट बहुत बड़ा और ये ट्रांजिट फेज है और ये सारी चीजें जो है एड्रेस होती जाएंगी। लेकिन अगर थोड़ा रोड मैप, जिस तरह से हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया कि 4 तरह से होती है प्रदूषण और चारों के लिए उन्होंने कैसे कैसे कदम उठाए,
उसका पूरा ब्यौरा आप लोगों के सामने दिया। तो रोड मैप तो बहुत क्लियर है, लेकिन अगर कोर्ट का ऐसे सडन कोई डिसीजन आ जाए, उससे कहीं न कहीं, इसलिए कि प्रदूषण अभी आपने सोचा और कल सुबह कोई पॉलिसी बनाई खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, वैसा प्रदूषण में कंट्रोल नहीं होता है। उसके लिए इनिशिएटिव लेनी पड़ती है, जो इनिशिएटिव हमारी सरकार ने ली, जो पहले सरकारों को लेनी थी नहीं ली, लेकिन खैर जाने दीजिए, हमारी सरकार ने इनिशिएटिव ली और उस इनिशिएटिव की वजह से आज कई चीजें ऐसे हमारे जो ऐतिहासिक है डिसीजन लिया है और उसके कई एडवांटेजेस आज दिखेंगे, लेकिन वो कंट्रोल होने में जो टाइम लगेगा, खास कर आप देखिए, नहीं आप देखिए, आप टाइम की बात कर रहे हैं, बोला कि इस पे आप टाइम की बात कर रहे हैं। अब मैं बताती हूँ मेरा कंसर्न क्या है। मेरा कंसर्न क्या है, ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ उसको हम थोड़ा याद करें। विमलेंदु, हम थोड़ा याद करें, ये सर्दी के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण जो आम होता है वो बहुत ही खराब हो गया बिकॉज ऑफ वेदर। अभी और 6 महीनों में फिर से वैसे ठंड शुरू हो जाएगी और फिर से सब जाग उठेंगे कि देखिए बीजिंग से ज्यादा यहाँ पर प्रदूषण है और शहरों में भी है, क्योंकि वो वेदर पैटर्न से हर साल होता है। और तब फिर सब कहेंगे कि देखिए इतनी बुरी हालत है, हम क्या करें। क्या उस तरह का एक थॉट प्रोसेस आपको नजर आ रहा है सरकारी पॉलिसी में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की? वो नहीं आ रहा है नजर। और अगर आप देखें तो आज कल्याण में आप लोगों ने भी कवर किया है कि कल्याण में मिनिस्टर साहब वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, वहां के लैंडफिल में आग लगी हुई है। पिछले महीने देवनार के वेस्ट डंपिंग यार्ड में आग लगी थी, पिछले महीने दिल्ली के वेस्ट डंपिंग यार्ड में आग लगी हुई थी। हम ये कह रहे हैं कि देखिए व्यवस्था जो है, ऑफ कोर्स बीजेपी ने या इस सरकार ने हवा को प्रदूषित नहीं किया है। हमें यह भी समझना बहुत आवश्यक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून करने वाले जुडिशरी को रिस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से 6 के 6 बहुत ही हैवी मिनिस्टर आते हैं और कानून जो कोर्ट है उसके अगेंस्ट चीजें रखते हैं, जबकि कोर्ट ने सीधा कहा है कि हमें डेटा चाहिए। कोर्ट मांग रही है पिछले 6 महीनों से सीपीसीबी से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से डेटा, और ये सरकार या पिछली सरकार, कोई भी सरकार जो है वो डेटा तक नहीं दे पाती है। छोड़िए कि कोई ना कोई वो निर्धारित कर पाते हैं, नियम बना पाते हैं या नहीं। तो हमें ये तो जीने के अधिकार का जो सवाल है, जो मुद्दा है, उसके ऊपर कोई चिंतन या कोई चिंता जो है वो दिखता नहीं है। और जब भी जिस तरह से मंत्री जी आए, उन्होंने निवेश के बारे में बात की, अभी हमारे इन्होंने कहा कि 2 साल। आप बताइए कि स्वच्छ भारत का मतलब क्या होता है? हम और आप स्वच्छ सेस देते हैं तो वो नहीं। विमलेंदु झा जी, हम सबों को मिलकर देना शुरू भी कर दिया है जी। बालेंद्र शेखर जी, नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल इनसे करना चाहता हूँ। ओके, जफर इस्लाम का एक सवाल फिर बालेंद्र शेखर जी। जफर इस्लाम का एक सवाल फिर बालेंद्र शेखर जी। जफर इस्लाम नहीं, सिर्फ इनसे नहीं, इन्होंने बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया कि हमारी सरकार ने कुछ उनको दिखता नहीं कि इनिशिएटिव लिया। विमलेंदु झा जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास डेटा है और आपके पास अगर अध्ययन करने का समय है, तो आप जरूर अध्ययन कीजिए कि हमारी सरकार आने के बाद पर्यावरण मिनिस्ट्री ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं और उसके क्या क्या नतीजे हुए हैं। जो स्टेट के साथ आप बोल रहे हैं, स्टेट के साथ मिलकर कई ऐसे डिसीजन लिए हैं और स्टेट को एम्पावर किया है, कई चीज डिसेंट्रलाइज किया, जो कि आज तक नटराजन और जयराम रमेश के हाथ में रहता था डिसीजन। वो हमारे मंत्री जी ने कोई दुश्मनी नहीं है, इसको डिसेंट्रलाइज किया है और कई ऐसे बालेंद्र शेखर नहीं बोलेंगे। बालेंद्र शेखर, दिल्ली का जो एयर क्वालिटी बार बार ये बात उठ रही है कि सेंटर की तरफ से कुछ नहीं किया गया, सेंटर की तरफ से कुछ नहीं किया गया। जिसकी जानकारी, जफर इस्लाम जी रुक जाइए प्लीज, ये गलत बात है, पूरा ब्यौरा दे जी। बालेंद्र शेखर, सेंटर की तरफ से कुछ नहीं किया गया, ऐसा करके बार बार कई लोग इस बात को दोहरा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सेंटर की तरफ से जो कुछ भी हो सकता था और जहां तक भी हो पा रहा है, सेंटर ने किया है और आज भी कर रही है। रही बात जिस डेटा की बात विमलेंदु जी कह रहे हैं, तो उन्हीं से बात पूछना चाहूंगा कि जो ये सारी जो पोल्यूशन जो चर्चा हो रही है, क्या ये जरूरी नहीं कि ये भी पता चले कि किस चीज से सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, सोर्स एनफोर्समेंट जिसकी बात हो रही है, और क्या जितने भी राज्य हैं उन राज्यों ने डाटा दिया है क्या? और जब तक वो राज्य डाटा ना दे तो सेंटर या सीपीसीबी बैठ के यहाँ क्या कर सकती है, जब तक कि उनके सीपीसी ने तो अपने डेटा में, बालेंद्र शेखर आपको मुझसे बेहतर पता है, मुंबई की आबादी को गलत बता दिया।
आपको याद है कोर्ट में सीपीसी ने मुंबई की आबादी को गलत बता दिया, एनजीटी ने उनको फटकार लगाई। क्या आपको पता नहीं कितने लोग रहते हैं मुंबई में? आप लोग हर ये फैक्ट है कि नहीं? इतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये फैक्ट है कि नहीं? ये सही है कि नहीं? फैक्ट उस अगले दिन हमने फिर सही डाटा प्रोड्यूस किया और वो बात हमने अगले दिन कोर्ट को क्लैरिटी से रखी और कोर्ट ने भी इस बात को माना जी। हर छोटी चीजों के उस दिन भी कोर्ट में ऐसी कोई मतलब जो फिगर जिसकी बात आप कर रहे हो, अगले दिन इमीडिएटली जैसे ही ये पता चला अगले दिन हमने ये फिगर लेके कोर्ट को दिखाया कि भाई एक्चुअल में ये फिगर है। और रही बात सेंटर की बात और इस वकील की बात जिसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा है, तो जो हमारी एप्लीकेशन है हमने भी अपने एप्लीकेशन में ये क्लियरली मेंशन किया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली गिविंग सब्सिडी टू बायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स टू इनकरेज देयर इंक्रीज। देखिए तो ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, मिनिस्ट्री की तरफ से भी हो रहा है, लेकिन जो बार बार और जैसा कि जावड़ेकर जी ने भी बोला कि ये सारी की सारी जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, हम एक दिन में या एक महीने में नहीं, मूल बात पर आते जिस पर हमने थोड़ी सी बात की, चर्चा की और फिर वो कहीं गई नहीं कि डीजल और पेट्रोल में जो अंतर है प्राइस का, और आलोक शर्मा ने कहा कि डीजल को सस्ता रखना ही पड़ेगा, ये सरकार भी रख रही क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज होता है। लेकिन बिजॉन मिश्रा जी, 2000 सीसी के ऊपर वाली गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बैन लगाया था दिल्ली में और किस तर्क के साथ? उस समय आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप सब्सिडाइज्ड फ्यूल का इस्तेमाल करके लग्जरी वाहन चलाते हैं और उससे उतना प्रदूषण करते हैं, ये बिल्कुल फेयर नहीं है, क्योंकि उस प्रदूषण को गरीब आदमी जिसके पास ऐसी गाड़ी नहीं है, रास्ते पे चलता है, वो सहता है। तो क्या सरकार को फिर ये जो एक अनइवन सिचुएशन है इसको नहीं सुधारना चाहिए? क्योंकि खटक क्या रहा है कोर्ट को? 2000 सीसी क्यों टारगेट है, इसके बारे में भी विचार करें हम जी। नहीं, टारगेट इसलिए हुआ है क्योंकि ये सब्सिडी की बात नहीं है, ये टैक्सेशन की बात हो रही है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि कई स्टडीज ये रिवील किया है कि आप यदि प्राइस को बढ़ाते हैं, टैक्सेशन बढ़ाते हैं, जैसे टोबैको पे हम लोग ऑलवेज डिमांड करते हैं टैक्सेशन बढ़ाइए, तो वैसे डीजल व्हीकल्स, जो हाई एंड वाले डीजल व्हीकल्स है जो अमीर लोग खरीदते हैं, उस पर हैवी टैक्सेशन होनी चाहिए ताकि वो क्रॉस सब्सिडी, वो टैक्स के पैसे से हम लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आम लोगों के लिए और अच्छी तरह एक सही रूप से कर सके। हम केवल इस बहस में ये कहना चाह रहे हैं कि ये कांग्रेस या बीजेपी का ना बहस हो, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये आम लोगों का सेहत की मुद्दा है, उनकी प्रोटेक्शन का मुद्दा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज आप इसको पॉलिटिकल रूप मत लाइए। आई एग्री। सेंटर और स्टेट दोनों हम ये कह रहे हैं, दोनों एजेंसीज उपभोक्ताओं के संरक्षण को लेकर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग तब जगते हैं जब कोर्ट उसको फटकते हैं और हर समय हम लोगों को कोर्ट के सामने जाना पड़ता है क्योंकि सरकार हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ओके, जगदीश कट्टर हम लोगों के साथ, जगदीश कट्टर जी के पास आएंगे जी। जी देखिए, एक चीज कह दूं कि पहले इस वक्त भी डीजल की गाड़ी और बड़ी डीजल गाड़ियों पे एक्साइज ज्यादा है, तो ये आप कोई कह रहे हैं कि ज्यादा टैक्सेशन होना चाहिए, ये ऑलरेडी है। मुझे एक मिनट दीजिएगा और होनी चाहिए। नंबर 2 और होनी चाहिए। पिछली मीटिंग में, अरे साहब आप बढ़ा देंगे, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, मैं बाकी सोल्यूशन बताता हूं। पिछले सिटिंग में चीफ जस्टिस साहब के एक कमेंट आए थे कि हम 15 साल से इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतने हमने डिसीजन लिए हैं, लेकिन पोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ही वॉज ऑनेस्ट अबाउट इट। जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, आई डोंट थिंक दे वर बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी एंड वर द राइट सोल्यूशन। नंबर 3, जहां तक ऑटोमोबाइल्स की बात की है, ये जो IIT की स्टडी है, उनका ये कहना है कि 20% ऑफ द पोल्यूशन कम्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, जिसमें 50% ट्रक्स का है या बसेस का है, 30% 2 व्हीलर्स का है और कार का 20% है उस 20% में। तो ये कहना है कि ये 20% जो है 2.5 है, तो छोटा लगाए हुए हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई बात नहीं करता है जी। आप 5000 बसें और लगा दें दिल्ली में तो 2 व्हीलर्स अपना आप कम हो जाएंगे, कारें अपना आप कम हो जाएंगी। वी बिलीव इन बैनिंग थिंग्स, वी डोंट बिलीव इन फाइंडिंग सोल्यूशंस टू इट। या उसको इंसेंटिवाइज न करें, डिसइंसेंटिव करें, बैन मत करिएगा। अगर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है
साहब 8,000 बसें होती थी, आज दिल्ली में 2,500 बसें हैं। पोल्यूशन कैसे नहीं बढ़ेगा जब लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल निकालेंगे? और आपकी बात बिल्कुल सही है खट्टर साहब, और उन बसेस को आप सेव करें ना, आप उन बसेस को सेफ रखें कि दिल्ली में महिलाएं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसी तरह से इस्तेमाल करें। जी जयशंकर साहब इसमें आना चाहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पूरा डिस्कशन लगा हुआ है 2000 सीसी डीजल पे, ये सब लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके जयशंकर जी, बहुत सी चीजें हैं जिससे कि फर्क पड़ सकता है। जयशंकर लेकिन दूसरा तमन्ना जी जब जी जयशंकर जी मैं बात कर सकता हूँ? जी प्लीज गो अहेड। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 1-2,000 सीसी के अबाउ जो गाड़ी बिकती है उसके इसमें 10 गाड़ियां बिलो 2,000 सीसी बिकती है। तो आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं या रिच पुअर की बात कर रहे हैं? आप क्लियर हो जाइए। पोल्यूशन इज पोल्यूशन, ये रिच पुअर का सवाल नहीं है। सो आप पोल्यूशन को कंट्रोल करने का है तो आपको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे कंट्रोल करें। और यूरोपियन देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, उनका जो ट्रेन सिस्टम है, मेट्रो सिस्टम है, बहुत अच्छा रहता है। और पब्लिक ऑफिस जाने के लिए मेट्रो यूज करते हैं, कभी गाड़ी भी नहीं जाते हैं। गाड़ियां वीकेंड्स के लिए होता है उनके लिए। अपना कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मेट्रोज नहीं है। आप बसेस इज नॉट ए सोल्यूशन। मेरे हिसाब से मेट्रो इज द बेस्ट सोल्यूशन, बट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हमारा कंट्री में अभी आ रहा है, अभी तक आया नहीं है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ठीक करना पड़ेगा। अभी दिल्ली में मेट्रो आया है, बहुत लोग उसको यूज करते हैं, बट दे हैव टू एक्सटेंड द मेट्रो। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है जयशंकर साहब, लेकिन उतना समय क्या है हमारे पास? उतना समय क्या है हमारे पास विमलेंदु कि हम रुके तो आपको सब कि मेट्रो सिस्टम हर जगह आ जाए? आप इधर नहीं, आप सुनिए, इधर देखिए, एक बार आप सुनिए, अपना कंट्री में प्लानिंग होता नहीं है। अग्रीड। हम लोग प्लान नहीं करते हैं क्या करना चाहिए 10 साल पहले, 2020 क्या होना चाहिए 2030 इसलिए आज हम दोनों आलोक शर्मा और जफर इस्लाम से वही पूछ रहे हैं कि इतने समय से प्लानिंग किसने की और क्यों नहीं की, और आज हम झेल रहे हैं क्योंकि आज सिचुएशन है आलोक शर्मा कि हम शायद नहीं रुक सकते कि और 10 साल में हर जगह मेट्रो बन जाए और लोग कम गाड़ियां इस्तेमाल करें और सब क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करें। पैनिक बटन तो आज दब गया है। तमन्ना जी ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होंगे। बहुत मुझे केवल ये बता दीजिए कि मेट्रो किसके समय पे आई है और तमाम तरह की जो पॉलिसीज रही है, दिल्ली के पॉल्यूशन की अगर बात करें तो सीएनजी किसके समय में आई है, ये पूरा देश जानता है। मैं केवल गाड़ियों की बिक्री 40% तक अगर समय में एक बात बड़ी है, केंद्र सरकार ने अगर लिए तो मुझे केवल ये बता दीजिए पॉल्यूशन बढ़ क्यों रहा है? फिर देखिए हम इतना अच्छा डिबेट कर रहे थे, आप सब एक साथ से बात कर रहे हैं। देखिए के समय में आया था ना। देखिए अब देखिए ये पॉल्यूशन भी कांग्रेस की देन है, ये व्हीकल भी कांग्रेस की देन है और बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी ये देखिए आश्चर्य होता है अंत में क्योंकि समय समाप्त हुआ, इतना ही मैं कहूंगी कि आश्चर्य होता है कि नॉक्स टू CO2 और SPM को भी आप कांग्रेस या बीजेपी का रंग दे सकते हैं। आश्चर्य होता है, ये अपने आप में एक कला है, लेकिन खैर ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। एनजीटी क्या फैसला लेगी ये तो देखना ही होगा। ऑटो इंडस्ट्री ऑब्वियसली अपना बचाव करेगी, सरकार का ये फर्ज बनता है कि इंडस्ट्री के साथ वो आम लोगों की सेहत के बारे में उतना ही ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।